बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और चूँकि ये एक वसी सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, तो इस पे हम लोग 10 लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह ताला और कोशिश करेंगे कि उसमें मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें। आज के लेक्चर के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में रिपोर्टिंग एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी से मुराद वो बिजनेस है, वो प्रोफेशंस हैं जिन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं, जो AML की अथॉरिटीज़ हैं, उनको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी है और टाइमली रिपोर्टिंग करनी है। इसके लिए 10 दिसंबर 2020 को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक SRO नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया और जिसमें उन्होंने पूरे रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं और उसका प्रोसीजर भी FPR ने दे दी है कि आपने IRS पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। अब जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस। इसके लिए पूरे लॉ में जो एब्रीवेशन, इस लॉ में ज़्यादा एब्रीवेशन ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो इसके लिए जो एब्रीवेशन इस्तेमाल किया गया है AML लॉज में वो है DNFBPs, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये रिपोर्टिंग एंटिटीज है कौन कौन सी, यानी कौन से ऐसे बिजनेस और प्रोफेशंस हैं जिन्होंने अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस की यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स करनी है अथॉरिटीज को। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है रियल एस्टेट एजेंट्स, इंक्लूडिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग जो है वो टाइमली और उसका पूरा एक प्रोसीजर दिया गया, आगे चल के हम बताएंगे। तो दूसरे नंबर पे है डीलर्स जो प्रीशियस स्टोन्स में डील कर रहे हैं, वो वाले डीलर्स और उनके साथ साथ जो ज्वेलर्स हैं, ये रिपोर्टिंग एंटिटीज में आ रहे हैं। तीसरे नंबर पे हैं लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं एंड अदर लीगल प्रोफेशनल्स हैं जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस अपने क्लाइंट की बिहाफ पे कर रहे होते हैं या उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब ये जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म करेंगी, यानी उनको करना क्या है। नंबर 1 पे मैनेजिंग, ऑपरेटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट में जिस वक्त वो डील करेंगे, यानी मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग वो करेंगे। नंबर 2 पे मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी, सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स, अगर उसके एसेट्स की वो मैनेजमेंट कर रहे हैं या उसके क्लाइंट की मनी की मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसकी वो रिपोर्टिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे है मैनेजिंग बैंक अकाउंट्स, अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ अपने क्लाइंट के उसके बैंक को मैनेज कर रहे हैं और उसमें अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आ रही है तो उसकी वो रिपोर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। ये जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे भाई हैं या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, इन सब के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं SECP से, तो उस वक्त उन्होंने उस सस्पिशियस अगर कोई कंपनी है और अगर उनको अपना क्लाइंट सस्पिशियस लगा है तो उसकी उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है। और इसी तरह ट्रस्ट से रिलेटेड अगर वो ट्रस्ट बना रहे हैं तो उसकी भी उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के हवाले से। अब जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज अपॉइंट की गई हैं जिन्होंने उनको रेगुलेट करना है। जाहिर है कि इनके ऊपर एक अथॉरिटी होगी जो इनको रेगुलेट करेगी। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसको अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया अंडर आमला। SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसमें ICAP है, ICMAP है, इसमें नेशनल सेविंग वाले हैं जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं उनके लिए है, और इसी तरह लायर्स के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल है। अब इस अथॉरिटीज, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, इन्होंने करना क्या है, इन्होंने लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का काम करना है अपने जो एंटिटीज हैं, जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उनके हवाले से। अब रिपोर्टिंग एंटिटीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो सबसे जरूरी जो उन्होंने करना है वो ये है कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड 5 साल के लिए रिटेन रखना है। किसी वक्त भी उनसे पूछा जा सकता है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है और मेंटेन करके 5 साल तक अपने
पास रखते हैं ताकि उनसे जब मांगा जाए वो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकें। और अगर कोई अंडर लिटिगेशन केस है तो अनटिल अनलेस के वो केस खत्म नहीं हो जाता या कोर्ट्स उनको नहीं कह देती तो वो रिकॉर्ड अपने पास रिटेन रखेंगे। उसके अलावा दूसरा काम वो ये करेंगे, जितनी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं जैसे डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो एक कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। और जो बड़े यूनिट्स हैं उनके हवाले से ये बात हो रही है कि वो कंप्लाइंस ऑफिसर मैनेजमेंट लेवल का वो ऑफिसर होगा जो सारे इस काम को मॉनिटर भी करेगा और एंटिटीज की रिपोर्टिंग भी करेगा। इसमें तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडक्टिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इसको CCDD एब्रीवेशन के साथ इस्तेमाल किया गया है। उसमें यह है कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शुड कंडक्ट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन द मैनर। क्या करेगी? नंबर 1 पे वो ये करेगी कि एंट्री इनटू ए बिजनेस रिलेशनशिप। नंबर 2 पे कंडक्टिंग एन ओकेजनल ट्रांजैक्शन अबव द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट या थ्रेशोल्ड। कि एक थ्रेशोल्ड, जैसे बैंकों के लिए, ज्वेलर्स के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि अगर ज्वेलर्स का 2 मिलियन या उससे अबव कोई कस्टमर आता है तो वो उसकी वो रिपोर्टिंग करेगा। इसी तरह बैंकों की है तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को सामने रखते हुए उसकी सबकी रिपोर्टिंग करेगा। उसने ये नहीं देखना कि वो सस्पिशियस है या नहीं है। वेयर देयर इज एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उसको लगती है कि मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही है तो उसकी उसने रिपोर्टिंग करनी है। या उसको डाउट्स नजर आ रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट है तो उसकी उसने रिपोर्टिंग करनी है। अब एवरी रिपोर्टिंग जो एंटिटी है वो इसके अलावा जो उसका काम है जो करने वाला वो ये है कि आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड वेरीफाई द कस्टमर्स आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि कल को उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने कस्टमर्स की आइडेंटिफिकेशन भी देगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि ये नहीं कि एक उसके पास कस्टमर आया और उसने उसका सारा काम कर दिया, लेकिन कल को अगर जरूरत पड़ी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी भी जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी पे होगी। इसी तरह बेनिफिशियल ऑनर, जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन में भी ये टर्म यूज होती है, जो बेनिफिशियल ऑनर की आइडेंटिफिकेशन है उसकी आइडेंटिफिकेशन देना भी रिपोर्टिंग जो एजेंसी है उसका काम होगा, जो ऊपर बयान की जा चुकी है। इसी तरह अंडरस्टैंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस एंड रिलेशनशिप। कि जो उसका क्लाइंट है उसको उसने अंडरस्टैंड करना है कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और उसका रिलेशनशिप क्या है। ये सारी चीजें उसने करनी है। अब रियल एस्टेट एजेंट के हवाले से थोड़ा सा हम बताते चले कि रियल एस्टेट एजेंट व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन फॉर ए क्लाइंट कंसर्निंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट। कि जब भी कोई प्रॉपर्टी डीलर या डेवलपर या बिल्डर सेल और परचेज कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसका उसने रिकॉर्ड रखना है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की उसने रिपोर्टिंग करनी है। इसी तरह ज्वेलर्स या डीलर्स जो हैं वो अगर 2 मिलियन या उससे ऊपर की लिमिट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, और उससे कम है और अगर वो सस्पिशियस आ रही है तो उसकी भी उन्होंने करनी है। इसी तरह अकाउंटेंट्स के हवाले से है कि अकाउंटेंट्स व्हेन दे प्रिपेयर फॉर और कैरी आउट ट्रांजैक्शन फॉर देयर क्लाइंट्स कंसर्निंग द एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड इन द AML, पूरी वो एक दी गई है। अब ICMA और ICMA के साथ साथ ICAP जो है वो जो एज ए रेगुलेटर काम करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या कास्ट एंड मैनेजमेंट के अकाउंटेंट्स के लिए करेगा। इसी तरह जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो एज ए रेगुलेटर काम करेगा अकाउंटेंट्स, जैसे हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ITPs होते हैं, उनके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ज्वेलर्स के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसी तरह रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जो लॉयर्स हैं उनके लिए जो रेगुलेटर है वो है पाकिस्तान बार काउंसिल। पाकिस्तान बार काउंसिल उनके लिए पूरा एक प्रोसीजर बनाएगी कि उन्होंने रिपोर्टिंग कैसे